हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिन फेंग प्रिंसेस क्यानिंग के साथ मिलकर अपनी फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डिवाइन विल के गॉडेस मास्टर सोल को अवेकन कर चुका था, जो कि एक सुप्रीम लेवल की गॉड एम्परर थी। और ऊपर से उसने वहां पे अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ लू आओ के उस डार्क एंसेस्टर की एग्जिस्टेंस को ही मिटा दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, गॉडेस मिंग तो वहां पे उस बुढ़ा लू आओ के साथ साथ पूरे के पूरे ड्रैगन प्रिजन हॉल को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद लिन फेंग अपने साथियों के साथ ब्लैक सी रियलम की तरफ आगे बढ़ने का डिसाइड करता है, ताकि वो वहां पे जाकर अपनी लिन फैमिली के लोगों को बचा सके। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें ठंडा माउंटेन्स वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अचानक से एक वॉइड गेट पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपने साथियों के साथ बाहर आते हुए उस डेमोनिक कल्टीवेटर को बाहर निकालता है, जो कि बाहर आते साथ ही लिन फेंग को देखकर घबराते हुए कहने लगा था, यंग मास्टर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा आपके रास्ते में कभी भी आने की कोशिश नहीं करूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे लगातार लिन फेंग के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, ताकि लिन फेंग वहाँ पे उसे बख्श दे। लेकिन तभी शाओ टियान आगे बढ़कर गुस्सा होते हुए उससे कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो और जो पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दो। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने लिन फैमिली के लोगों को कहाँ पे बंदी बना के रखा हुआ है? जिस पे बेचारा वो डिमोनिक कल्टीवेटर वहाँ पे घबरा कर शाओ टियान के सामने हाथ जोड़ते हुए उससे कहता है, सीनियर, मैं अब्बास से गुलाम हूँ और हमारे लॉर्ड अपने गुलामों के साथ ऐसी बातें शेयर नहीं करते। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। उस डिमोनिक कल्टीवेटर की ये बात सुनकर शाओ टियान आगे बढ़कर उसकी धुलाई करते हुए उससे कहने लगा था, तुम सच तो बोल रहे हो ना? सोच लो एक बार अच्छी तरह से, क्योंकि अगर ये बात झूठ निकली तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। जिस पे बेचारा वो डिमोनिक कल्टीवेटर वहाँ पे रोते हुए लिन फेंग और शाओ टियान से कहता है, मैं अपने 80 बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मुझे लिन फैमिली के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता कि उन्हें हमारे लॉर्ड ने कहाँ पे बंदी बना के रखा है। उस डिमोनिक कल्टीवेटर की ये बात सुनकर प्रिंसेस क्यानिंग उससे कहती है कि मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे कोई और तरीका लगाना पड़ेगा। और ये कहकर प्रिंसेस क्यानिंग वहाँ पे अपनी मेमोरी फ्लैशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डिमोनिक कल्टीवेटर की सारी मेमोरीज को वहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कर देती है। जिसके बाद प्रिंसेस क्यानिंग वहाँ पे उसकी सारी मेमोरीज को सामने की तरफ किसी फिल्म की तरह चलाना शुरू कर देती है, जहाँ पहले पहले तो उन लोगों को डिमोनिक कल्टीवेटर लॉर्ड ज़ुआनशा दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उस कमीनी डिमोनिक कल्टीवेटर के दिमाग में कुछ और चलने लगा था, क्योंकि इतना ज्यादा वाहियात था कि प्रिंसेस क्यानिंग भी उसे ज्यादा देर तक नहीं देख पाती। इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से उसकी मेमोरीज को स्किप कर देती है। लेकिन जब प्रिंसेस क्यानिंग उसकी मेमोरीज में आगे बढ़ती है तो उस डिमोनिक कल्टीवेटर के दिमाग में तो बस भूसा ही भरा हुआ था। इसलिए प्रिंसेस क्यानिंग जल्दी से अपनी टेक्निक को वापस लेते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि इस समय कुछ भी पता चलने वाला है, मुझे लगता है हम लोगों को यहाँ पे कुछ और सोचना पड़ेगा। प्रिंसेस क्यानिंग की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे लॉर्ड ज़ुआनशा को ही ढूंढना होगा, वही हमें बता सकता है कि उसने हमारी लिन फैमिली के लोगों को कहाँ पे बंदी बना के रखा हुआ है। लिन फेंग की ये बात सुनकर थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे बाहर आते हुए लिन फेंग से कहते हैं, क्या तुम वाकई ब्लैक सी रियलम के अंदर जाने का सोच रहे हो? जिस पे लिन फेंग सीरियस होकर जवाब देते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। वो सभी लोग मुझे चारा बनाकर मेरे फादर का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन अब मैं उन लोगों को बताऊंगा वो लोग जिसे अपना चारा बनाने का सोच रहे थे वो कैसे उनके साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म करता है। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन उसे वहाँ पे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पागलपन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक मामूली से ह्यूमन ड्रैगन क्लैन के पास भी एक गॉड एम्परर लेवल के एंशिएंट एंसेस्टर मौजूद था। तो फिर तुम इसी बात से अंदाजा लगा लो कि ब्लैक सी रियलम के अंदर कितने ज्यादा पावरफुल गॉड एम्परर्स मौजूद होंगे। अगर उनमें से कोई गलती से भी सुप्रीम एम्परर निकल आया तो हमारा खेल तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे कोल्टून में जवाब देते हुए कहता है, भले ही वहाँ पे कोई सुप्रीम एम्परर हो या फिर कोई ग्रैंड एम्परर हो, मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि इस बार मामला मेरी लिन फैमिली का है। अब तक तो मैं चुप था, लेकिन मेरी फैमिली को हाथ लगाकर उन लोगों ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। अब उन लोगों को दिखाना ही होगा कि एम्परर डोंगजी का बेटा क्या क्या कर सकता है। लिन फेंग की ये बात सुनकर थंडर ड्रैगन भी हमें अपना सर हिला देता है, क्योंकि थंडर ड्रैगन वहाँ पे समझ चुका था कि अब लिन फेंग किसी की भी नहीं सुनने वाला। इसी बीच शाओ टियान वहाँ पे थंडर ड्रैगन के मजे लेते हुए कहता है, सीनियर थंडर ड्रैगन, आपने कुछ दिन पहले मेरे लिए जो भविष्यवाणी की थी वो तो गलत साबित हुई, तो क्या आप मेरे लिए एक बार फिर से भविष्यवाणी कर सकते हैं? शाओ टियान की ये बात सुनकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे हड़बड़ाते हुए उससे कहता है, नहीं, मेरी पहले वाली भविष्यवाणी पूरी तरह से तो गलत नहीं थी, क्योंकि भले ही तुम एक बहुत ज्यादा बड़े खतरे में पड़ गए थे, पर एट दी एंड तुम उस खतरे से जिंदा सलामत निकल कर वापस आ गए, जो कि मेरी भविष्यवाणी को सही साबित करता है। और रही बात अगली भविष्यवाणी की, तो मैं तो तुम्हारे बारे में दोबारा से भविष्यवाणी कर दूंगा, लेकिन फिर तुम अच्छे से अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। पहले की तरह पे छोटे छोटे खतरों से डरते रहोगे और इस तरह तुम्हारे दिल में एक बार फिर से डर बैठ जाएगा। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि तुम अपनी जर्नी को एंजॉय करो और अपने रास्ते में आने वाले हर एक खतरे का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि कल्टीवेटर की जर्नी उसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर लिन फेंग भी थंडर ड्रैगन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, थंडर ड्रैगन बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम सभी कल्टीवेटर्स हैं, इसलिए हम सभी लोगों को अपने रास्ते में आने वाली हर एक मुसीबत का बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला करना चाहिए। अगर हमारे दिल में डर बैठ जाएगा तो हम में से कोई भी
अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये कहकर लिन फेंग द क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क को बाहर निकालकर अपने और अपने साथियों के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगाते हुए कहता है, अब समय है गुड एम्प्रेस से भिड़ने का। हम उन एम्प्रेस को दिखा देंगे कि कोई भी आम कल्टीवेटर अपने बड़े हौसलों के साथ बड़े से बड़े गुड एम्पर का भी मुकाबला कर सकता है। जब बात फैमिली के ऊपर आ जाती है तो कोई भी किसी से कम ताकतवर नहीं होता। उसके बाद सीन चेंज होकर हम डीमन लॉर्ड ज़ुआन शाह को देखते हैं, जो कि अपने ग्रैंडफादर के साथ बैठा हुआ कोई मीटिंग कर रहा था। वो अपने ग्रैंडफादर से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दे, हमें लिन फेंग के बारे में गलत न्यूज मिली थी, जिसके ऊपर भरोसा करके मैंने जल्दबाजी में स्पिरिचुअल एलम के ऊपर हमला कर दिया। लॉर्ड ज़ुआन शाह के ग्रैंडफादर का नाम था लॉर्ड शीजू, जो कि काफी गंभीरता से ज़ुआन शाह की बात सुन रहे थे। जबकि ज़ुआन शाह अचानक से वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, मैं स्पिरिचुअल एलम के अंदर टाई सेट के लीजेंडरी स्वॉर्ड को हासिल करने ही वाला था कि उसी समय वो कमीना लिन फेंग वहाँ पे आ गया, जहाँ पे उसका मुकाबला करते हुए मेरी स्पिरिचुअल बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन मेरे चेले को उन लोगों ने अपना गुलाम बना लिया। अब आप हो कि आप मुझे उस कमीनी लिन फेंग के ऊपर हमला करने की इजाजत नहीं दे रहे। क्या आपको उस मामूली इंसानी कीड़े से अब डर लग रहा है? अपने पोते ज़ुआन शाह की ये बात सुनकर लॉर्ड सीयू वहाँ पे सीरियस होते हुए उससे कहते हैं, अब तुम्हें लिन फेंग को ढूंढने के लिए कहीं भी जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो लिन फेंग ब्लैक सी रियलम के अंदर आ चुका है। यह सुनकर तो लॉर्ड ज़ुआन शाह को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो चौंकते हुए कहता है, क्या वो पहले से ही यहाँ पे आ चुका है? अगर लेटेस्ट न्यूज की माने तो उसके अकॉर्डिंग लुओ, जो कि ह्यूमन ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता था, वो अचानक से बहुत ही अजीब तरीके के साथ मारा गया। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि उसके मरने के साथ ही दी ड्रैगन प्रिजन हॉल भी पूरी तरह से गायब हो चुका है। जिस पे लॉर्ड ज़ुआन शाह अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या इस न्यूज के ऊपर यकीन किया जा सकता है? इसी गलत न्यूज ने ऑलमोस्ट मुझे पहले मरवा ही दिया था। जिस पे लॉर्ड शीजू अपनी जगह पे खड़े होकर अपने पोते को जवाब देते हुए बताते हैं कि इस खबर में थोड़ी बहुत सच्चाई तो जरूर है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला था कि वो ओल्ड मास्टर लू और यंग मास्टर लिन फेंग को धोखा देने के लिए उसे अपने क्लैन में ले गया था। लेकिन अब कुछ दिनों बाद उसके मरने की न्यूज मिल रही है। इसका तो यही मतलब बनता है कि जरूर से वो बड़ा लू और अपने प्लान में फेल हो गया होगा और यंग मास्टर लिन फेंग ने उसे जान से मारते हुए उसके ड्रैगन प्रिजन हॉल को भी खत्म कर दिया। अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ुआन शाह वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, पर फादर, यंग मास्टर लिन फेंग तो बस एक मामूली सा गॉड किंग रियलम का कल्टीवेटर है, जबकि ड्रैगन प्रिजन हॉल की पावर तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एक मामूली सी गॉड किंग रियलम का वहाँ से भाग पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो फिर यंग मास्टर लिन फेंग ने ये कैसे किया? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। भले यंग मास्टर लिन फेंग एम्परर डोंगजी का बेटा है, पर फिर भी ड्रैगन प्रिजन हॉल से भाग पाना और उसे डिस्ट्रॉय कर देना, ये तो उसके लिए भी इम्पॉसिबल होगा। मुझे इस खबर के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मुझे तो फिलहाल के लिए कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा कि हम लोग किसके ऊपर यकीन करें। ऊपर से वो बर्ड भी इतना ज्यादा अजीब है कि मैं तो उसे भी सही से नहीं समझ पा रहा। ग्रैंडफादर, क्या ऐसे खतरनाक दुश्मन को हमारे साथ मिलाना जरूरी है? क्यों ना हम लोग अपने प्लान को ही थोड़ा बहुत चेंज कर दें? अपने पोते की ये बात सुनकर लॉर्ड शीयू उसे वहाँ पे समझाते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे, अब ये बात सिर्फ हमारे क्लैन तक सीमित नहीं रह गई, ये बात हमारे पूरी ट्राइब की है। हमारा यूनिवर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब हम लोग इस तरह से इस ब्लैक सी रियलम के अंदर छुपते हुए रह रहे हैं। लेकिन हम लोग हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं रह सकते। हर एक यूनिवर्स और हर एक रियलम के एंसेस्टर के पास अपने फ्यूचर के लिए कोई ना कोई प्लान है। ऊपर से अब बहुत जल्द एक ग्रेट एरा की शुरुआत होने जा रही है। हर एक एंशिएंट एंसेस्टर अपने ट्राइब को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करेगा। ऐसा समझ लो कि वो सभी अपनी ट्राइब के फ्यूचर के लिए उनकी किस्मत से लड़ने वाले हैं। पर ये सब सिर्फ तब ही डिसाइड हो पाएगा जब ग्रैंड एम्परर और ईस्टर्न पोल के एम्परर डोंगजी के दरमियान चल रही फाइट का कोई नतीजा निकल पाएगा। अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लॉर्ड ज़ुआन शाह वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए अपने ग्रैंडफादर से कहता है, ग्रैंडफादर, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन वो लोग हमारे क्लैन को अपना गुलाम बनाने का सोच रहे हैं। जिस पे ग्रैंडफादर उसे वहाँ पे समझाते हुए कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो अभी के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब जो हो रहा है इसे हम लोग चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। पर अगर हम लोग अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं तो न सिर्फ हमारा क्लैन बच जाएगा, बल्कि उसी के साथ साथ हमारे क्लैन को एंशिएंट क्रिएशन एनर्जी भी मिलेगी, जिससे हम लोग अपने गॉड एम्परर की फाउंडेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। और जितना ज्यादा हमारा गॉड एम्परर स्ट्रॉन्ग होगा, हमारे क्लैन की पोजीशन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आप जल्दी से अपने सबसे खास लोगों को लिन फेंग के ऊपर नजर रखने के लिए भेजो और उन सभी को हमारे क्लैन के सबसे बेस्ट ट्रेस भी दो, क्योंकि लिन फेंग कोई आम कल्टीवेटर नहीं है। उसे टैग करने के लिए हमें अपना पूरा दम लगाना होगा। एक बार बस वो हमारे हाथों में लग गया तो समझो हमारी सारी परेशानियां खत्म। इसलिए तुम्हें बहुत ही सावधानी के साथ इस मिशन को सर अंजाम देना होगा, क्योंकि अब गलती की गुंजाइश नहीं बची। अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ुआन शाह भी वहाँ पे सीरियस होते हुए उनसे कहता है, ग्रैंडफादर, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बार इस मिशन को मैं खुद लीड करूंगा। खैर, उसके बाद सीन चेंज होता है। हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि अपने साथियों को लेकर ब्लैक सी रियलम के आउटर एरिया में पहुंच चुका था। लेकिन ब्लैक सी रियलम में एंटर करने से पहले लिन फेंग को वहाँ पे एक आउटर फॉर्मेशन दिखाई देती है, जिसे देखकर तो थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे इंप्रेस होते हुए कहता है, ऐसा यूनिक फॉर्मेशन बैरियर आज तक मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन इसको मुझे कुछ अजीब लग रहा है। इस फॉर्मेशन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन को बस स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। असल में ये फॉर्मेशन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये तो इस फॉर्मेशन को टच करने के बाद ही पता चल पाएगा। थंडर ड्रैगन
की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, मास्टर और मैडम, अगर आप दोनों दोबारा अपनी फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो आप दोनों अपने एक मामूली से अटैक के साथ ही इस फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और वैसे भी इसके अलावा तो मुझे आगे बढ़ने का और कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हम देखते हैं कि शाओटियन की ये बात सुनकर थंडर ड्रैगन दी क्रिएशन ऑफ जेड से बाहर आकर गुस्सा होते हुए शाओटियन से कहती हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे इस फॉर्मेशन को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो पूरा का पूरा डिमोनिक ट्राइब हमारे खिलाफ हो जाएगा, तो फिर हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे हम लोग उन डीमंस की नजरों में ना आ सके। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर तो प्रिंसेस कैनिंग भी वहाँ पे सोच में पड़ जाती है, जबकि लिन फेंग वहाँ पे इस फॉर्मेशन बैरियर को देखते हुए कहने लगा था, चाहे बाहर से भी बड़ा खतरा मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मैं फिर भी आगे बढ़ने से नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरी लिन फैमिली खतरे में है। उन्हें बचाने के लिए मैं किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ब्लैक सी रेलम के अंदर एंटर करके रहूंगा। और ये सब कहते हुए अभी लिन फेंग वहाँ पे परेशान हो ही रहा था कि तभी प्रिंसेस कैनिंग आगे बढ़कर लिन फेंग का हाथ थाम लेती है और उसका हाथ थाम कर वो वहाँ पे बस मुस्कुराते हुए लिन फेंग को देखे जा रही थी। वो वहाँ पे कहती तो कुछ नहीं है, लेकिन लिन फेंग वहाँ पे उसके देखने पर से ही समझ गया था कि प्रिंसेस कैनिंग उससे कहना चाह रही है कि तुम चाहे किसी भी खतरे में क्यों न पड़ जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसलिए लिन फेंग भी वहाँ पे उसके हाथ को पकड़ कर मुस्कुराते हुए उसे प्यार से देखने लगा था। और उन दोनों को वहाँ पे इस तरह से एक दूसरे को प्यार से देखते हुए पाकर शाओटियन को तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, जबकि प्रिंसेस कैनिंग को तो अब वहाँ पे शर्म आने लगी थी। उसके गाल शर्म से वहाँ पे पूरी तरह से लाल हो चुके थे। लेकिन तभी उन सभी लोगों को वहाँ पे अपने सामने एक और पोर्टल खोलते हुए दिखाई देता है, जिसके अंदर से कुछ छोटी छोटी तितलियों जैसी दिखने वाली लड़कियां किसी से अपनी जान बचाते हुए भाग रही थी। वहीं उन तितलियों को देखकर शाओटियन एक्साइटेड होते हुए कहने लगा था, कितनी खूबसूरत तितलियां हैं, लेकिन ये इतनी ज्यादा खूबसूरत तितलियां परेशान क्यों दिखाई दे रही है? इसी बीच लिन फेंग की नजर वहाँ पे एक अलग ही बटरफ्लाई के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर लिन फेंग वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, इसका ऑरा तो बाकी सभी से बहुत ज्यादा अलग दिखाई दे रहा है। तभी थंडर ड्रैगन वहाँ पे बाहर आते हुए लिन फेंग को बताते हैं, ये नेदर बटरफ्लाईज है जो कि एंशिएंट ग्रेट वर्ल्ड से बिलोंग करती है। इनकी प्रजाति को कभी बहुत ही ज्यादा महान माना जाता था, क्योंकि गॉड एम्परर को पैदा करने वाली सबसे पहले इनकी प्रजाति थी। इसलिए एंशिएंट ग्रेट वर्ल्ड के अंदर इनके क्लैन को एम्परर क्लैन भी कहा जाता था। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, अभी तक हम लोगों ने ब्लैक सी रेलम के अंदर कदम भी नहीं रखे और हमें यहाँ पे एम्परर क्लैन से मिलने का मौका मिल पा रहा है, ये तो वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जबकि थंडर ड्रैगन वहाँ पे फायरी एम्परर क्लैन की और ज्यादा तारीफ करते हुए लिन फेंग को बताते हैं, कभी इन लोगों ने हमारी दुनिया को बचाने के लिए वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन वार के अंदर हिस्सा लिया था, पर उसके बाद इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि सी रेलम के लोगों ने इनका शिकार करना शुरू कर दिया। मुझे तो लगा था कि अब तक इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी होगी, पर इनका क्लैन तो अभी तक भी यहाँ पे जिंदा सलामत है। इसी बीच हम वहाँ पे एक डिमोनिक कल्टीवेटर को भी देखते हैं, जो कि वहाँ पे लिटिल बटरफ्लाईज का पीछा कर रहा था। हालांकि वो सभी बटरफ्लाईज से मिलकर उस डिमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर अटैक तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन वो डिमोनिक कल्टीवेटर काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते वो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उनके सभी हमलों को डॉज करते हुए उनके करीब जाता जा रहा था। वहीं थंडर ड्रैगन की ये सारी बातें सुनकर शाओटियन एक्साइटेड होते हुए कहता है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि इनका क्लैन अभी तक भी जिंदा है। उस लिटिल बटरफ्लाई को देखो तो सही, वो कितनी ज्यादा क्यूट है, पर वो कमीना वुल्फ डिमोनिक कल्टीवेटर जो कि उनके पीछे पड़ा हुआ है वो कितना ज्यादा भद्दा है। अभी शाओटियन का इतना कहना था कि वहाँ पे और भी काफी सारे वुल्फ डिमोनिक कल्टीवेटर आ जाते हैं, जो देखकर शाओटियन अपने मास्टर लिन फेंग से कहता है, बॉस देखने से ये सारी बटरफ्लाई से इनोसेंट दिखाई दे रही हैं, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ मुझे लगता है कि ये डिमोनिक कल्टीवेटर्स इनसे कुछ चुराना चाहते हैं। इसी बीच थंडर ड्रैगन की नजर भी वहाँ पे उसी लड़की के ऊपर पड़ती है, जिसका ऑरा लिन फेंग को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसके ऑरा को महसूस करके थंडर ड्रैगन वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं, इसका सोल ऑरा तो काफी ज्यादा डिफरेंट है, और जहाँ तक मुझे याद है इसका ये ऑरा बिल्कुल इसके क्लैन एंसेस्टर की तरह दिखाई दे रहा है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो लिटिल बटरफ्लाई वहाँ पे उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स का मुकाबला करने के लिए अपने पास एक टेलिस्मैन को बाहर निकाल चुकी थी। जबकि थंडर ड्रैगन की ये सारी बातें सुनकर शाओटियन कंफ्यूज होते हुए कहता है, आखिर आप लोग कौन से ऑरा की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे कोई भी ऑरा महसूस नहीं हो पा रहा। और ये कहकर जब शाओटियन वहाँ पे ऑरा को स्मेल करने की कोशिश करता है तो वो वहाँ पे मदहोश होते हुए कहता है, मुझे तो बस यहाँ पे उन खूबसूरत परियों की खुशबू आ रही है, जो कि यहाँ पे इस खतरनाक माहौल को भी बहुत ज्यादा रोमांटिक बना रही है। वहीं शाओटियन की ये बात सुनकर थंडर ड्रैगन जब वहाँ पे उस लड़की को गौर से देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे उस लड़की के हाथ में एक सील दिखाई देती है, जिसे देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे शाओटियन को डांटते हुए कहते हैं, अबे बेवकूफ कहीं के, तू जानता भी है तू किससे रोमांस करने की बात कर रहा है, वो फायरी एम्परर क्लैन से बिलोंग करती है, वो भला तो जैसे काले कव्य को क्यों भाव देंगी। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर शाओटियन वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहता है कि भला मेरे जैसे हैंडसम बॉय उन्हें और कहाँ पे मिलेगा। जिसपे थंडर ड्रैगन उसे वहाँ पे समझाते हुए कहते हैं, पागल मत बनो, उनका और ही ऐसा है कि सभी लोग उनके प्यार में पड़ जाते हैं। वो तो अच्छा है कि मैं इनेट नेचुरल बीइंग हूँ, वरना अब तक मैं भी उनकी मदहोशी में खो चुका होता। पर वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा है, कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ पे। जिसपे लिन फेंग भी वहाँ पे सीरियस होते हुए थंडर ड्रैगन से पूछता है, अजीब, आपको क्या अजीब लग रहा है? जिसपे थंडर ड्रैगन लिन फेंग को वहाँ पे उसी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो लड़की बहुत ज्यादा अजीब है, उससे मुझे सोल ऑरा तो महसूस हो रहा है, लेकिन
उस सोल ऑरा के साथ साथ मुझे उससे एक और लाइट सोल का ऑरा भी महसूस हो रहा है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर वो सारे डिमोनिक कल्टीवेटर पीछे से वहाँ पे उस लड़की की पर अटैक कर चुके थे, जो देखकर वो लड़की जल्दी से वहाँ पे अपने क्लिस्मैन की पावर को एक्टिवेट करते हुए उनके सभी हमलों को तो रोक देती है। लेकिन इस सब में ना सिर्फ उसका क्लिस्मैन डिस्ट्रॉय हो गया था, बल्कि उसकी अपनी हालत भी इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो वहाँ पे उड़ती हुई नीचे आ गिरती है। जबकि थंडर ड्रैगन वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, मुझे तो ये लड़की किसी का री-इनकार्नेशन दिखाई दे रही है। पर इससे आगे थंडर ड्रैगन वहाँ पे कुछ भी कह पाता, उससे पहले शाउटियन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, मेरे ख्याल से हम लोगों को और ज्यादा अंदाजे ना लगा कर जल्दी से आगे बढ़ते हुए उस लड़की की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने यहाँ पे जल्दी कुछ ना किया तो वो क्यूट सी लिटिल बटरफ्लाई यहाँ पे मारी जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन सामने की तरफ हम देखते हैं कि शाउटियन के इतना कहने तक एक डिमोनिक कल्टीवेटर वहाँ पे एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन लिटिल बटरफ्लाइज के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था, जिसे वो लड़की वहाँ पे अपनी डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन वो वहाँ पे ज्यादा देर तक उसका मुकाबला नहीं कर पाती और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट के साथ उस लड़की की शील्ड वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके चलते वो वहाँ पे उड़ते हुए अपने साथियों के साथ पीछे जा गिरी थी। पर गिरते साथ ही वो वहाँ पे जल्दी से दोबारा खुद को संभाल कर भागना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स का वुल्फ लीडर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से हम लोगों को चकमा देकर भाग जाओगी? और ये कहकर वो लीडर वहाँ पे एक डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर चुका था। हालांकि वो लड़की वहाँ पे अपने क्लैन इमोर्टल वेपन के इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन उसका वेपन भी वहाँ पे उसकी मदद नहीं कर पाता, जो देखकर वो लड़की वहाँ पे घबराते हुए कहती है, नहीं मेरा वेपन टूट गया, अब मैं क्या करूंगी? वहीं उसके क्लैन वेपन को डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर उसके साथी चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं ज़ाओयू, तुम ऐसे नहीं मर सकती। वहीं अपने साथियों की ये बात सुनकर ज़ाओयू भी अपने मन ही मन में खुद को हौसला देते हुए कहती है, ये सभी लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी सिस्टर ऑलरेडी डिप्रेशन में है, अगर मैं यहाँ पे मर जाती हूँ तो हमारे क्लैन को कौन संभालेगा? नहीं, आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पे खुद को मरने नहीं दूंगी। और ये कहकर ज़ाओयू वहाँ पे अपने सोल को बंद करने का डिसाइड करती है, लेकिन उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे एक वॉइड गेट पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेते हुए ब्लैक सी रियलम के अंदर अपने कदम रख चुका था। और जब काफी देर तक वहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो ज़ाओयू की नजर भी वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर अचानक से वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, ये तो। और इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कह पाती, जबकि हम देखते हैं कि उस डिमोनिक कल्टीवेटर की डिवोरिंग टेक्निक का भी लिन फेंग के ऊपर कोई असर नहीं हो पा रहा था, जो देखा तो खुद वो डिमोनिक कल्टीवेटर्स भी हैरान थे कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।